मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीन हिंदी हार्टलैंड स्टेट, और तीनों जगह कांग्रेस बुरी तरह हार गई। और यह हार कांग्रेस के लिए सिर्फ एक स्टेट की हार नहीं, बल्कि आने वाले 2024 असेंबली इलेक्शन के लिए भी उसकी स्ट्रेटेजिक हार है, क्योंकि इस शर्मनाक हार की वजह से असेंबली इलेक्शन के लिए बने इंडिया अलायंस में अब कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी है। जबकि कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 स्टेट में कम से कम 3-1 से बीजेपी को मात दे देंगे। उन्हें यह यकीन था, खास करके छत्तीसगढ़। लेकिन रिजल्ट उनके यकीन के जस्ट उल्टा आता है और कांग्रेस 3-1 से जीतने के बजाय 1-3 से बुरी तरह हार जाती है। अब इस हार को कुछ लोग एरोगेंस कह रहे हैं तो कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस। अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग नजरिए हैं, हम इसमें नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे 2024 असेंबली इलेक्शन के लिए बने इंडिया अलायंस की। हम बात करेंगे इंडिया अलायंस का अब क्या होगा। हम बात करेंगे इंडिया अलायंस में कांग्रेस अब कहां खड़ी है, और हम यह भी समझेंगे कि आखिर 2024 असेंबली इलेक्शन में इंडिया अलायंस इफेक्टिव साबित होगा या नहीं। इन सवालों का जवाब जानते हैं आज के वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में इंडिया अलायंस को लेकर अपनी ओपिनियन शेयर करें। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, इस वीडियो को अच्छी रीच मिलेगी और यूट्यूब इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा। दूसरा, इंडिया अलायंस के फ्यूचर के बारे में आपकी क्या राय है वो भी लोगों तक पहुंचेगी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। पहले सवाल का जवाब जानते हैं कि इंडिया अलायंस में अब कांग्रेस कहां खड़ी है, और इस सवाल के सही जवाब के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। डेट थी 23 जून 2023। नीतीश कुमार की लीडरशिप में पटना, बिहार में 16 विपक्षी पार्टियों की एक मीटिंग होती है, जिसमें यूपीए से अलग एक नए अलायंस का प्रपोजल रखा जाता है। और फिर 17 और 18 जुलाई को सोनिया गांधी की लीडरशिप में कर्नाटका, बेंगलुरु में दूसरी मीट होती है, और इस बार 26 पार्टियां इस मीट का हिस्सा बनती है। और यहां एक कंप्लीट अलायंस बनकर सामने आता है, जिसे नाम दिया जाता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया। 31 अगस्त को इंडिया अलायंस की तीसरी मीट होती है मुंबई में, जिसे शिवसेना उद्धव ठाकरे होस्ट करते हैं। और यहां पर अलायंस मेंबर पार्टी 26 से बढ़कर 28 हो जाती है। लगातार 3 महीने तक, जून से लेकर जुलाई तक इंडिया अलायंस की बैठक हुई, जिसे देखकर ऐसा लगने लगा कि इंडिया अलायंस आने वाले इलेक्शन में बीजेपी अलायंस एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकता है और हरा भी सकता है, क्योंकि कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू जैसी कई मजबूत पार्टी इस अलायंस का हिस्सा होती हैं। हालांकि अलायंस तो बन गया, लेकिन अब अलायंस का सबसे क्रिटिकल मुद्दा सीट शेयरिंग का सामने आता है। कई नेता इस पे जोर भी देते हैं कि यह भी क्लियर किया जाए कि कौन कहां कितनी सीट पर इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन यहां पर कांग्रेस, जो कि इंडिया की लीड पार्टी होती है, वो खेल खेलना शुरू करती है और सीट शेयरिंग के मुद्दे को गायब कर दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया गया, अभी आगे आप खुद ब खुद समझ जाओगे। 3 मीट हो ही चुकी थी और अब इसकी चौथी बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में प्लान करी जाती है। वही मध्य प्रदेश जहां पर कांग्रेस की धज्जियां उड़ चुकी हैं। भोपाल में मीटिंग प्लान करी जाती है और इस बार सिर्फ मीट का प्लान नहीं होता, बल्कि एक पब्लिक रैली भी होनी होती है। लेकिन बाद में खबर आती है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस लीडर कमलनाथ की वजह से भोपाल रैली को रद्द कर दिया गया है। और इस तरह जून से शुरू हुए इंडिया अलायंस मीट का सिलसिला यहीं थम जाता है और इसी बीच आता है 5 स्टेट में इलेक्शन पीरियड। और कांग्रेस इंडिया अलायंस को छोड़ पूरी तरह स्टेट इलेक्शन पर फोकस करना शुरू कर देती है। इंडिया अलायंस के कई लीडर इसे लेकर वॉर्न भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस इंडिया अलायंस का नाम भी नहीं लेती है, खास करके मध्य प्रदेश में। चूंकि अलायंस तो बन ही चुका था, तो कायदे से तो यह होना चाहिए था कि स्टेट इलेक्शन में अलायंस के साथ ही जाते, अलायंस के मेंबर लीडर कैंपेन करते, और अगर ऐसा होता तो इलेक्शन भी आराम से जीता जा सकता था। अलायंस की मजबूती का भी एक अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कुछ ऐसा हुआ जो अलायंस को मजबूत करने के बजाय उसे और कमजोर कर गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में 2nd रैंक की पार्टी है, वो कांग्रेस से अलायंस के साथ इलेक्शन में उतरने को कहती है। लेकिन कांग्रेस, खास करके कमलनाथ, उनके इस प्रपोजल को सिरे से खारिज कर देते हैं और अखिलेश यादव को काफी हल्के में लेते हुए कह देते हैं, कौन अखिलेश? मतलब वो ये जताना चाहते थे कि अखिलेश का मध्य प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, उन्हें अलायंस के नाम पर एक भी सीट नहीं दी जाएगी। हालांकि उनका अखिलेश वाला स्टेटमेंट
बैकफायर कर जाता है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया अलायंस पर पड़ता है। बयानबाजी शुरू होती है, इधर से अनाप शनाप बका जाता है तो पलट के उधर से भी जवाब आता है। यही सब चलता रहा, लेकिन बाद में अखिलेश और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बात होती है और दोनों अपने अपने पार्टी मेंबर को बयानबाजी करने से रोक देते हैं। हालांकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अखिलेश को सीट नहीं देती और अकेले ही इलेक्शन के मैदान में उतर जाती है। कमलनाथ फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं कि इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल करेगी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को तो कोई रोक ही नहीं सकता। तेलंगाना में केसीआर को कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर में दिखाया जाता है और राजस्थान में गहलोत को जादूगर कहकर आसमान पर चढ़ा दिया जाता है। ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि सबको यही लगता है कि इस बार कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही और कांग्रेस का भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और यही कॉन्फिडेंस कांग्रेस को इंडिया अलायंस में चालाकी करने के लिए मोटिवेट करता है। कैसे, आइए इसे भी समझते हैं। जैसा कि भी आपको बताया कि कांग्रेस कॉन्फिडेंस में थी कि वो 3-1 से जीतने वाली है और अगर वो इलेक्शन से पहले 2024 असेंबली इलेक्शन के लिए सीट शेयरिंग के मुद्दे को सॉल्व करती तो इससे उसका नुकसान होगा, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस के पास उस लेवल का जनाधार नहीं होता है। वो अलग बात है कि हिमाचल और कर्नाटक इलेक्शन जीतने में वो कामयाब हुए थे। कांग्रेस सोचती है कि अगर सीट शेयरिंग का मुद्दा स्टेट इलेक्शन के बाद होगा तो वो 5 में से 3 स्टेट जीत चुकी होगी और तब उसके पास अपना एक जनाधार होगा और तब वो इंडिया अलायंस में अपने दबदबे के साथ ज्यादा से ज्यादा सीट अपने हिस्से में कर लेगी, क्योंकि स्टेट इलेक्शन में जीत के बाद अलायंस में कांग्रेस ऊपर होगी और उनका यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबता है। ना वो अखिलेश को सीट देते हैं और ना ही इलेक्शन जीत पाते हैं और जो कांग्रेस स्टेट इलेक्शन के बाद इंडिया अलायंस में अपने दबदबे को बढ़ाना चाहती है वो बढ़ने के बजाय धाराशायी हो जाता है। जो कांग्रेस अलायंस में ऊपर रहने का ख्वाब देखती है वो फिसल कर नीचे आ जाती है। अब यहां पर एक सवाल यह भी आ सकता है कि अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश में वोट बैंक ही कितना है जो कांग्रेस उन्हें सीट देती। अब इस फैक्टर को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और इसकी भी हिस्ट्री देखें तो साल 1998 में समाजवादी पार्टी 4 सीट जीतती है और उसका वोट शेयर होता है 1.58%। फिर 2003 में 7 सीट जीतती है और तब वोट शेयर होता है 3.7%। 2008 में 1 सीट जीतती है और तब वोट शेयर होता है 1.9%, जो कि लगातार कम ही होता है और 1.2% पर आ जाता है। इस बार की बात करें तो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में 69 सीट पर इलेक्शन लड़ती है और एक भी सीट नहीं जीत पाती, यहां तक कि किसी भी सीट पर सेकंड पोलिंग तक नहीं कर पाती। हालांकि अगर इसे कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ 4 सीट ही ऐसी होती है जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। 43 सीट पर 1000 से भी कम वोट मिलते हैं और इस बार समाजवादी पार्टी का वोट शेयर सिर्फ 0.46% होता है। अब यहां पर आपके ख्याल में यह आ सकता है कि फिर तो अच्छा हुआ अखिलेश को सीट नहीं दिया गया, अखिलेश के पास है ही क्या। तो स्टेट इलेक्शन को देखते हुए यह सोचना गलत भी नहीं होगा, लेकिन असेंबली इलेक्शन के लिए इसका इंपैक्ट निगेटिव साबित हो सकता है। और जैसा कि पहले आपको बता चुका हूं कि अगर कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ इन स्टेट इलेक्शन में कैंपेन के लिए उतरती तो स्टेट इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन के लिए इंडिया अलायंस की एक इमेज लोगों के दिमाग में सेट हो जाती है और इंडिया अलायंस गुमनामी से निकलकर आम पब्लिक के बीच, आम लोगों के घरों तक पहुंचता और तब स्टेट इलेक्शन भी जीतते और असेंबली इलेक्शन तक के लिए अपने कैंपेन को पूरे इंडिया में ले जाते। जीत होती तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जून 2023 में बना इंडिया अलायंस कांग्रेस की चालाकी की बलि चढ़ गया और कांग्रेस अपनी चालाकी के चक्कर में खुद के ही जाल में फंस गई। अब इंडिया अलायंस में आगे क्या हो सकता है इसे भी समझते हैं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार की पावर बढ़ सकती है, चूंकि नए अलायंस का सूत्रधार तो उन्हीं को माना जाता है। अब कांग्रेस की हार के बाद एक आवाज यह भी उठ सकती है कि अब पब्लिक के बीच कांग्रेस का अपना कोई जनाधार नहीं रहा और इंडिया अलायंस की कमान नीतीश कुमार को सौंपी जाए, क्योंकि जेडीयू के नेता निखिल मंडल ने भी ये कह दिया है। इंडिया गठबंधन को अब नीतीश कुमार जी के अनुसार चलना चाहिए। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त होने की वजह से इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। अब तो कांग्रेस चुनाव भी लड़ ली, रिजल्ट भी सामने है। याद रहे, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और वही इस नैया को पार लगा सकते हैं। इसे देखते हुए अब आप आज से 2 महीने अब पीछे जाओगे तो हिमाचल और कर्नाटक की जीत की वजह से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा था। कांग्रेस का दावा था कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों जगह उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी हुई है, लेकिन इस चुनाव के रिजल्ट ने कांग्रेस के इस दावे को भी
धाराशाही कर दिया और इससे जाहिर सी बात है इंडिया अलायंस में कांग्रेस की एक्सेप्टेंस कम होगी। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, खास करके अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की लीडरशिप को रिजेक्ट कर सकते हैं। एक ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदी स्टेट में कांग्रेस का सफाया अलायंस में कांग्रेस को एक बोझ बना देगा। एक ने कहा कि एक विडंबना है कि जो पार्टी खुद को गठबंधन का नेता होने का दावा करती है वो इस अलायंस की सबसे कमजोर कड़ी है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब हिंदी हार्टलैंड में आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत विपक्ष बन गई है, क्योंकि आप ही एक ऐसी अकेली पार्टी है जो कि 2 स्टेट दिल्ली और पंजाब की सत्ता में है। बाकी अलायंस मेंबर में कोई कांग्रेस के रवैये को एरोगेंस कह रहा, तो कोई ओवर कॉन्फिडेंस, तो कोई पनौती भी कह रहा। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पर और समझते हैं कि इंडिया अलायंस का अब आगे क्या होगा। क्या इंडिया अलायंस 2024 असेंबली इलेक्शन में बीजेपी अलायंस एनडीए को टक्कर दे सकता है? तो अगर इसका क्लियर कट जवाब दें तो आज के हालात के हिसाब से यह इम्पॉसिबल है और मैं ऐसा क्यों कह रहा यह भी बताता हूं। नंबर 1, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप्ड करी जा चुकी है और लोगों को यह समझा दिया गया है कि मोदी जी ही हैं जो इस देश का भला कर सकते हैं और यह इमेज बनाने के लिए कईयों ने कुर्बानी दी है। क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसका क्रेडिट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया जाता है और जब कोई बुरा काम होता है तो कोई ना कोई उसकी जिम्मेदारी लेता है और इस तरह मोदी जी की इमेज को क्लीन एंड क्लियर रखा जाता है। और ये मोदी जी के सुप्रीम लीडर वाली इमेज से इंडिया अलायंस को बहुत ज्यादा डैमेज होने वाला है, क्योंकि मोदी एनडीए अलायंस में पीएम पोस्ट के लिए सुपरस्टार हैं, जबकि इंडिया के पास ऐसा कोई फेस नहीं जो इंडिया लेवल पर मोदी को टक्कर दे सके। यहां पर एनडीए 1 पॉइंट से आगे होती है जबकि इंडिया अलायंस 0। दूसरे नंबर पे आता है राम मंदिर। आने वाले इलेक्शन में राम मंदिर का मुद्दा जबरदस्त छाया होगा और इससे वोट पोलराइज जबरदस्त तरीके से होगा और इसमें भी सीएए आने वाले इलेक्शन की गर्मी को बढ़ा देगा और ऐसा जरूर होगा। इलेक्शन आते आते एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी ऊपर आएगा और यह भी बीजेपी अलायंस को जबरदस्त फायदा पहुंचाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनडीए 1 पॉइंट आगे रहेगी और टोटल 2, जबकि इंडिया इस मुद्दे पर भी 0। तीसरी है वेलफेयर स्कीम्स। आज के टाइम पर चुनावी वायदे गारंटी में बदल चुके हैं, जिसे रेवड़ी कल्चर भी कहा जाता है और यह गारंटी वाली गुगली एनडीए और इंडिया दोनों तरफ से डाली जाएगी। जनता किस पर ज्यादा यकीन करेगी वो रिजल्ट के बाद मालूम होगा। हालांकि इस केस में दोनों को 1-1 पॉइंट, मतलब एनडीए 3 और इंडिया 1। चौथे नंबर पे आता है फ्री 5 किलो राशन। यह फैक्टर इंडिया को जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा और यहां पर भी एनडीए को 1 पॉइंट मिलता है। टोटल एनडीए का 4 और इंडिया का 1। कास्ट वाइज सेंसस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, ये सब कोई मुद्दा ही नहीं होगा। ऐसे में ओवरऑल देखा जाए तो आज की सिचुएशन के हिसाब से इंडिया अलायंस एनडीए के मुकाबले ग्राउंड पर परफॉर्म करता नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अगर कोई चमत्कार होता है तो अलग बात, लेकिन अगर कोई चमत्कार नहीं होता और इंडिया हारती है तो फिर वैसी है ही ठीकरा फोड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर जरूर कर लें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।